बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बिहेवियर साइंस। आज के इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स बिहेवियर साइंस से हम सेक्शन ए की रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। जो सेक्शन ए है इसके ऊपर दो वीडियोस होगी, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम तकरीबन हाफ सिलेबस को यानी हाफ सेक्शन ए को कवर कर लेंगे। बाकी पार्ट 2 वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं आज ही अपलोड कर दूंगा ताकि आप आज ही इस पूरे सेक्शन ए को तैयार कर लेना। इसके अलावा सेक्शन बी के ऊपर वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। ये सारी वीडियोस आपको बिहेवियर साइंस वाली प्लेलिस्ट के अंदर जाके मिलेगी। बिहेवियर साइंस के अंदर आप साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को यूज़ करते हुए ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हो। ओके, तो जो साइकोलॉजी होती है उसको नफ्सियात बोलते हैं। इसके अंदर आप जो होता है माइंड से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं उनको पढ़ते हो। सोशियोलॉजी के अंदर आप सोसाइटी से रिलेटेड रिलेशनशिप को पढ़ते हो। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कल्चर को, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को और इससे रिलेटेड साइन और सिम्टम को स्टडी करते हो, यानी द स्टडी ऑफ कल्चर इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। और जो कल्चर को स्टडी करते हैं ऐसे लोगों को एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन। एग्जाम में एक डिफरेंस आता है होलिस्टिक मेडिसिन और ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन में क्या फ़र्क होता है। जो होलिस्टिक मेडिसिन होती है थ्योरी ऑफ होलिज्म से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। अब थ्योरी ऑफ होलिज्म ये कहता है कि जो रियलिटी होती है वो यूनिफाइड होल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, यानी इसके छोटे छोटे पार्ट्स को मिला लो तो ओवरऑल जो मेजर पार्ट है उससे बढ़ जाते हैं। यानी थ्योरी ऑफ होलिज्म के मुताबिक 1+1=3 होता है। ओके, ठीक हो गया। या फिर एक डिजिट 3 है, उसको अगर आप पार्ट्स में डिवाइड करोगे 1+1=+1 तो 1+1+1=4 हो जाएगा। तो ये होता है थ्योरी ऑफ होलिज्म। थ्योरी ऑफ होलिज्म ये कहती है कि जो बॉडी, माइंड, स्पिरिट और इमोशंस मिलके काम करते हैं। ओके, यानी ये मिलके काम करते हैं। जो डिजीज़ होता है वो इन दोनों के कम्बिनेशन की वजह से हो सकता है। ओके, जबकि जो ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन है वो माइंड और बॉडी को सेपरेट करती है। वो ये कहती है कि जो पार्ट डिजीज़ है सिर्फ उसी को ठीक करो, लेकिन जो होलिस्टिक मेडिसिन है वो ये कहती है कि जो पार्ट डिजीज़ है उसको भी ठीक करो, उसके रिलेटेड माइंड, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स है या एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स है उसको भी ट्रीट करो। यानी जो थ्योरी ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन है या होलिस्टिक मेडिसिन है सिंपल ये कहती है कि बॉडी, माइंड और स्पिरिट और इमोशंस मिलकर काम करते हैं और डिजीज़ इन तीनों या चारों के खराब होने की वजह से होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स है, हेल्थ केयर मॉडल्स है, लाइक बायो साइको सोशल मॉडल है, इंटीग्रेटेड मॉडल है और इसके बाद पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल है। बायो साइको सोशल मॉडल को प्रपोज करने वाले जॉर्ज एंजल थे। ओके, इन्होंने बिहेवियर साइंस को बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से को रिलेट करने की कोशिश की थी। इस मॉडल के मुताबिक डिजीज़ और हेल्थ और डिजीज़ को कंट्रीब्यूट करने वाले ना सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर बल्कि कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर भी होते हैं। यानी बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर तीनों मिलकर डिजीज़ को या हेल्थ को डिटरमिन करते हैं। ओके, यानी जो हेल्थ और डिजीज़ होती है वो इन तीनों की वजह से होती है, ना कि बायोलॉजिकल या पैथोफिजियोलॉजिकल टर्म्स की वजह से। अब ये 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। नंबर 1, डिजीज़ मल्टीपल फैक्टर का रिजल्ट होता है जो मिलकर काम करती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल अपने आप को बीमार फील करता है। ओके, यानी एक फैक्टर नहीं है, बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है जो डिजीज़ करवाता है, बायोलॉजिकल के अलावा साइकोलॉजिकल या सोशल फैक्टर भी आ जाते हैं। ओके, इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स कंबाइंड सिस्टम के ऊपर मुश्तमिल है। ओके, यानी उस इंडिविजुअल के अंदर माइंड, बॉडी, स्पिरिट और सोशल रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। ओके, फीडबैक लूप से जुड़े हुए होते हैं। अगर एक सिस्टम में खराबी होगी तो बाकी सिस्टम भी मुतासिर हो जाएंगे। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स फॉर्म अ ट्राइड, यानी ये तीनों ट्राइड बनाते हैं और ये तीनों मिलकर डिजीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद है इंटीग्रेटेड मॉडल। इंटीग्रेटेड मॉडल में बॉडी, ब्रेन, माइंड, स्पिरिट और बिहेवियर साइंस यानी 5 चीज़ें आपस में जुड़ जाती है, 5 डोमेन्स आ जाती है। यानी जो हेल्थ होती है इन 5 डोमेन्स के दरमियान इक्विलिब्रियम का नाम है। वो 5 डोमेन है बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव जिसको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, बिहेवियर साइंस है, सोशियो कल्चर है और इन्वायरमेंटल डोमेन है। यानी जो हेल्थ होती है इन्हीं 5 डोमेन्स के दरमियान इक्विलिब्रियम को बोलते हैं। ओके, अब ये जो स्टेट होती है जिसको इंटीग्रेटेड स्टेट बोलते हैं या हेल्थ वाली स्टेट है वो 2 प्रोसेस की वजह से अचीव होती है। पहला है होमियोस्टेसिस और दूसरा एलोस्टेसिस। यानी ये मॉडल 2 डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करता है कि होमियोस्टेसिस, दूसरा एलोस्टेसिस। इसके अलावा एक कंडीशन आएगी जिसका नाम है डिस्ट्रेस। होमियोस्टेसिस ये वो कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है। ओके, एक्सटर्नल चेंजेस चाहे जितने मर्जी आ जाए, यानी पहले बॉडी एक्सटर्नल चेंजेस को फेस करेगी, फिर उसके रिस्पॉन्स में बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट को एक बैलेंस के अंदर या इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। लाइक अगर कोई गर्म मौसम के अंदर काम कर रहा है तो ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से साल्ट का और वाटर का लॉस होगा स्वेट के ज़रिए। ओके,
तो वो फ्लूइड और साल्ट के इनटेक को बढ़ा देगा। यानी पहले एक्सटर्नल स्टिमुलस या एक्सटर्नल चेंज आया और फिर उसने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कोशिश की है। एलोस्टेसिस के अंदर जो इंडिविजुअल होता है वो पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है कि कुछ चीज़ होने वाली है और पहले से ही अपने अंदर अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर अडॉप्टेशन ले आता है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे को पता है कि मैंने अगर गर्म मौसम में काम करना है तो स्वेटिंग हो सकती है, तो वो इस तरह से अपने शेड्यूल को ऑर्गेनाइज़ करेगा कि उसको गर्म मौसम में काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। यानी जैसे ही मौसम गर्म होने लगे तो अपना काम निपटा के घर चला जाए, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा साल्ट और फ्लूइड की इनटेक नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं एलोस्टेसिस। इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल के मुताबिक एक ऑप्टिमम डिग्री ऑफ स्ट्रेस होता है, जिसको बोलते हैं यूज़ स्ट्रेस। अब यूज़ स्ट्रेस ये वो ऑप्टिमम डिग्री है जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा पीक पे आती है, ओके? यानी एक मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग के तौर पे काम आता है। हम जो भी काम करते हैं वो एक यूज़ स्ट्रेस यानी एक और थोड़ा बहुत ऑप्टिमम डिग्री ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए। थोड़ा बहुत हमें हमारे ऊपर क्या होना चाहिए, कंट्रोल वगैरह होना चाहिए, ठीक है? कि ताकि हम कोई भी काम कर सकें। लेकिन अगर होम्योस्टैटिक और एलोस्टैटिक मैकेनिज्म इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से चैलेंज होना शुरू हो जाए, खराब होना शुरू हो जाए, तो इन होम्योस्टैटिक और एलोस्टैटिक मैकेनिज्म के खराब होने की वजह से डिस्ट्रेस हो जाएगा। डिस्ट्रेस की वजह से किसी भी बंदे के अंदर अनप्लेजेंट फीलिंग और इमोशंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे फिजियोलॉजी को या फंक्शनिंग को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर होम्योस्टैटिक और एलोस्टैटिक मैकेनिज्म कंप्लीटली फेल हो जाती है तो डिस्ट्रेस के बाद डिजीज आ जाएगा। एक यहाँ पे एक कर्व बनी हुई है, स्ट्रेस परफॉर्मेंस कर्व, जिसको बोलते हैं यर्क डॉटसन कर्व। यर्क डॉटसन कर्व में अगर स्ट्रेस रिलेटिवली टू लिटल है तो बंदा इनएक्टिव होता है। इसके एग्जांपल बिल्कुल ये समझ लो कि साल के शुरू में हमारे पास कोई स्ट्रेस नहीं होता पेपरों का, तो हम बिल्कुल डल होके बैठे होते हैं। फिर थोड़ा-सा क्लासेस स्टार्ट होती हैं, पढ़ना-शढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फिर स्ट्रेस थोड़ा ऑप्टिमम डिग्री का होता है। लेकिन लास्ट में आके जो प्रेप्स वाला जो काम आता है तो बंदा फटीग हो जाता है, एग्ज़ॉस्ट होता-होता फाइनली बंदा खत्म हो जाता है। ठीक है? ओके, तो इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन को पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल की क्लिनिकल एप्लीकेशन ये है कि इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल ये डिजीज़ को सेपरेट करता है फ्रॉम सिकनेस, डिस्ट्रेस और स्ट्रेस। यानी डिजीज़ कुछ और है, सिकनेस कुछ और है, डिस्ट्रेस कुछ और है, स्ट्रेस कुछ और है। वो तमाम पेशेंट जिनके अंदर सिम्पटम डेवलप होते हैं और हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं, वो डिज़ीज़ से सफ़र नहीं कर रहे होते, बल्कि वो डिस्ट्रेस से सफ़र कर रहे होते हैं या सिकनेस से या फिर स्ट्रेस से सफ़र कर रहे होते हैं। ओके? कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो सिम्पटम होता है वो अडैप्टिव मैकेनिज्म के लिए स्टिमुलस का काम करता है और होम्योस्टेसिस अचीव हो जाती है। ठीक हो गया? ओके? यानी अगर 100% पेशेंट हॉस्पिटल आ रहे हैं तो वो पेशेंट्स नहीं होते, बल्कि वो या तो डिस्ट्रेस हो सकते हैं या सिकनेस हो सकती है या कुछ लोगों में सिक रोल वाला भी एक होता है। ठीक है? तो डिस्ट्रेस क्या होती है? डिस्ट्रेस एक वो स्टेट है जिसके अंदर होम्योस्टैटिक और एलोस्टैटिक मैकेनिज्म क्या होना शुरू हो जाते हैं, खराब होना शुरू हो जाते हैं। बाय इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेस होना शुरू हो जाते हैं। ओके? अब होता क्या है, बॉडी और माइंड के लेवल के ऊपर कोई स्ट्रक्चरल या कोई फिजिकल चेंज नहीं देखने को मिलती डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन के अंदर, लेकिन इंडिविजुअल के जो बिहेवियर रिस्पॉन्स होता है या सोशल रोल्स होते हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। डिस्ट्रेस डिजीज नहीं होता, लेकिन इसमें डिजीज वाले सिम्पटम आना शुरू हो जाते हैं, लाइक हेडेक है, कमर में दर्द होना या बदहजमी है, नींद ना आना, सुस्ती चढ़ जाना, कमज़ोरी है। ओके, ठीक हो गया। ओके, इसके अलावा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठा पाना, तो ये डिजीज़ लाइक सिम्पटम होते हैं जो डिस्ट्रेस के अंदर आ सकते हैं। जो डिस्ट्रेस वाली फीलिंग्स होती है वो कुछ घंटों तक, कुछ दिन तक, यहाँ तक कि कुछ हफ्तों तक एक्सटेंड कर जाती है। ये सेल्फ लिमिटिंग होती है और ये प्लेजेंट्स इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल खुशगवार लम्हे गुजारने से ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर आप एक ही कमरे में बैठे रहोगे तो आपको स्ट्रेस चढ़ना शुरू हो जाता है। बाहर जाके थोड़ा-सा 1 घंटा खेलोगे, कूदोगे, लोगों से मिलोगे, तब आपको कुछ अच्छा फ़ील होगा। ओके? या लोगों से मिलोगे, अपनी फीलिंग्स शेयर करोगे या अपने फ़ेवरेट हॉबी के अंदर पार्टिसिपेट करोगे या पैरासिटामोल के टैबलेट्स ले लोगे। सिकनेस, अब डिस्ट्रेस के बाद अगली फीलिंग आती है सिकनेस वाली, जिसमें किसी भी बंदे को ऐसा फ़ील होता है कि वो बीमार है या उसको उल्टी आ रही है या मतली वगैरह आ रही है। ये भी अनप्लेजेंट स्टेट होती है, लेकिन ये किसी डिज़ीज़ के बगैर भी अपीयर हो सकती है। ओके? या कभी-कभार ऐसा होता है कि किसी बंदे को डिज़ीज़ होता है, लेकिन उसको ऐसा महसूस नहीं होता कि वो बीमार है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर की जो अर्ली स्टेजेस है, बंदा सेहतयाब दौड़ रहा होता है, किसी को क्या पता है कि इसकी बॉडी के अंदर एक कैंसर ग्रो कर रहा है। सिक रोल एक वो स्टेट है जिसमें इंडिविजुअल के पास ये इंडिविजुअल अपनी रूटीन की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता और वो अपने आप को बीमार कराना पसंद करता है। यानी जो होता है ना बीमार बंदा, उसको तो एक्स्ट्रा छुट्टियाँ मिल जाती है, घर का काम नहीं करना पड़ता, ज़िम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। ओके? तो जो बंदा होता है वो झूठ-मूठ का नाटक कर रहा होता है कि वो बीमार है। ओके? तो उनको बोलते हैं टाइम वेस्टर्स या मैलिग्नर बोलते हैं। जो मैलिग्निंग एक नेगेटिव टर्म है।
ये फेक सिक रोल को इंडिकेट करती है जो इंडिविजुअल अडॉप्ट करता है ताकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारियों से जान छूट जाए या उसको फाइनेंशियल एडवांटेज हासिल हो, उसको जॉब पे ना जाना पड़े और घर बैठे उसको सैलरी मिलती रहे। ओके, तो जो कॉम्पिटेंट डॉक्टर होता है वो नॉर्मली चाहता नहीं है कि वो एक डायग्नोसिस करे, तो पहले वो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करेगा। ओके, फिर इसके बाद ही वो उसको मेलिंगर बोलेगा, यानी उसका टाइम वेस्ट कर रहा है, वो बिल्कुल सेहतयाब है लेकिन बीमार होने का ड्रामा कर रहा है। अब ऐसा होता है कि जो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो एक्टिंग कर रहे होते हैं बीमार होने की, तो उनको कोई दूसरा सीरियस डिजीज़ या वही वाला डिजीज़ आ सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे नज़ला हो गया है, हालाँकि वो ठीक-ठाक होते हैं, लेकिन एक्टिंग करते-करते वाक़ई में इनको नज़ला हो जाता है क्योंकि वो प्रिकॉशंस का ख़्याल नहीं रखते। अब इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल की एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है। आई थिंक एग्ज़ाम्पल किसी काम की नहीं है, सिनेरियो अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद पढ़ लेना। नेक्स्ट है इलनेस। अब डिजीज़ है या सिकनेस का कोई पीरियड है, वो बॉडी या माइंड को अफेक्ट करेगा। इलनेस एक ओवरऑल व्यू है जिसके अंदर इंडिविजुअल, फैमिली और उसकी सोसाइटी जो इस पर्सन को सराउंड कर रही है, वो सोसाइटी सब ये कहती है कि वो बंदा बीमार है या वो उसी तरह का सेहतयाब नहीं है। ठीक है, ओके, तो इस केस में हम इसको इलनेस बोलते हैं। ओके, बाज़ वक़्त बहुत सारे पेशेंट्स साइकियाट्रिक डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, एपिलेप्सी का, बिहेवियर डिसऑर्डर का शिकार होते हैं या कुछ एंग्ज़ायटी या डिप्रेसिव का, तो ये आजकल की कॉमन इलनेस है। नेक्स्ट है डिज़ीज़। अब डायग्नोसिस डिज़ीज़ का आपने उस वक़्त बनाना है जब जो किसी भी इंडिविजुअल के जो सिम्पटम है उनके साथ एसोसिएटेड कोई ना कोई कॉज़ होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चोट लगी थी या कोई माइक्रोबियल ऑर्गेनिज़्म था, इन्फेक्शन था, कोई सब्सटेंस लिया है या कोई पैथोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल चेंज है। अगर आपको कॉज़ मिल गया इस सिम्पटम से रिलेटेड, तब आपने उसको डिज़ीज़ बोलना है। ओके, ये कॉजेज़ आपको सारे बता दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटेरिक फीवर है, फ्रैक्चर है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है। ओके, ठीक है, तो ये सारे कॉजेज़ और इनके रिलेटेड वो आ सकती है सिम्पटम। ओके, अब कहती है कि जो वेल ट्रेन्ड हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं जिनको डिस्ट्रेस, सिकनेस और डिजीज़ का डिफरेंस पता होता है, ठीक है, तो वो अननेसेसरी लैब या रेडियोलॉजिकल टेस्ट का सहारा नहीं लेते। जब उनको पता है कि उनको सिर्फ सिकनेस है या सिंपल इलनेस है या सिक रोल है, तब वो पेशेंट का खर्चा नहीं करवाते। ओके, या फिर वो उनको पेन किलर, मल्टीविटामिन या इंट्रावेनस ड्रिप्स, ब्रेन टॉनिक्स या हाई एनर्जी पिल्स लिखना शुरू नहीं करते। ओके, जब डिजीज़ वाला डायग्नोसिस होगा तभी वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सिकनेस वाला, इलनेस वाला उनके लिए ये चीज़ें प्रेफ़र नहीं करते। लास्ट है पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल। पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल ट्रीटमेंट एट प्राइमरी केयर लेवल, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन। आपको पता है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल है, यानी डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, पब्लिक हेल्थ केयर अप्रोच को प्रमोट करता है एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल बेस्ड, यानी जो पब्लिक अवेयरनेस करवाना डिजीज़ के बारे में। जो पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल है ना सिर्फ डिजीज़ को ट्रीट करता है बल्कि डिजीज़ को प्रिवेंट भी करता है। जैसे अगर आप कहते हो गली मोहल्ले में जाके कि जहाँ पानी खड़ा होता है तो वहाँ पे मलेरिया, मच्छर या डेंगू फीवर ज़्यादा कॉमन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि दोनों मॉस्किटो से ट्रैवल होते हैं। तो इस केस में आपने प्रिवेंशन करनी है, तो डिजीज़ की ट्रीटमेंट में और उसकी प्रिवेंशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पाकिस्तान के अंदर जो ये इनके बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर स्टैब्लिश होते हैं, उनको बेसिक हेल्थ सेंटर या बीएचयू या रूरल हेल्थ सेंटर या आरएचसी बोलते होते हैं। इन सेंटर का मेन फंक्शन है कि इलनेस को प्रिवेंट करना और हेल्थ को प्रोटेक्ट या प्रमोट करना। ओके, तो इन स्ट्रेटजीज़ के अंदर इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स होती है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, एचआईवी एड्स प्रोग्राम होते हैं, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मेंटल हेल्थ होती है, नारकोटिक्स कंट्रोल है, एंटी मलेरियल एंड डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम है। ये नेशनल, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करती है, यानी पब्लिक लेवल के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करना। तो ये पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल है और इसको डब्ल्यूएचओ भी प्रमोट करता है। इस चैप्टर का एक पार्ट तो हमने कवर कर लिया। अब दूसरा पार्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। अब वो इंटरवेंशन जो सर्जरी और मेडिसिन से बियॉन्ड होती है तो उनको नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेनली कम्युनिकेशन स्किल है, इंफॉर्मेशनल केयर और काउंसलिंग होती है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आई थिंक काउंसलिंग, इंफॉर्मेशनल केयर तक ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल है बातचीत करने का सलीका, गुफ्तगू करने का सलीका। अब कम्युनिकेशन होता है क्या, द एबिलिटी टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू अनदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, किसी दूसरे बंदे तक अपनी बात को पहुंचा देना अच्छे तरीके से, तो उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन स्किल। जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर देती है, यानी एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है, अच्छा कोऑर्डिनेशन होती है डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान अगर कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो स्किल होती है वो 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। पहला अटेंडिंग एंड लिसनिंग है, दूसरा एक्टिव लिसनिंग और तीसरा वर्बल टेक्निक्स होती है। ओके, एक्टिव अटेंडिंग एंड लिसनिंग के अंदर आपने पेशेंट के ऊपर ट्रूली फोकस्ड करना है। ओके,
ठीक हो गया? और उसको इस बात का एहसास दिलवाना है कि जो वो कह रहा है वो अच्छे तरीके से सुन रहा है, ठीक हो गया? ओके, तो ये बहुत इम्प ये यानी ये और कहती है कि जो डॉक्टर पेशेंट का जो इंटरैक्शन होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल वाला, इसको एक्सक्लूसिविटी के अंदर करना चाहिए, जिसकी वजह से जो पेशेंट का ट्रस्ट डेवलप होगा। इसके बाद है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के अंदर आपने पेशेंट के लिंग्विस्टिक और पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट दोनों के ऊपर फोकस करना है। लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट जिसको वर्बल बोलते हैं, पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट जिसको नॉन वर्बल बोलते हैं। यानी आपने उसके वर्ड्स को और वर्ड्स किस तरह से अदा किए गए हैं, जिसको पैरालिंग्विस्टिक बोलते हैं, नॉन वर्बल बोलते हैं, इन दोनों के ऊपर फोकस करना है। स्पीच के फीचर्स क्या होते हैं, लाइक टोन है, वॉल्यूम है, पिच है, फ्लुएंसी और पॉजेस होते हैं। ये स्पीच के पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट होते हैं। यानी जो पेशेंट होता है अपने आप को एक्सप्रेस करता है वर्ड्स के ज़रिए भी और थोड़ा बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए भी, लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, यूज़ ऑफ जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट एंड आई कॉन्टैक्ट, जिसकी वजह से आपको बॉडी लैंग्वेज और वर्बल क्यूज़ दोनों को समझना चाहिए। इसके बाद है वर्बल टेक्निक्स। ये वो वाइटल स्किल्स होती है जो डॉक्टर को सीखना ज़रूर चाहिए ताकि कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। इसमें क्वेश्चंस है, फनेलिंग है, पैराफ्रेजिंग है, एम्पैथी बिल्डिंग है, सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन है, चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग है। क्वेश्चंस के अंदर पहला क्लोज क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन। क्लोज्ड क्वेश्चंस क्या होती है, फिक्स्ड रिस्पांस को एलिसिट कराती है, हाँ या ना, या कोई स्पेसिफिक आंसर होता है, लाइक आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हो, आपका नाम क्या है। तो ये क्वेश्चंस वाइटल होती है, स्टार्ट में किया जाते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन जिनका आंसर स्पेसिफिक नहीं होता, ओके, तो ये किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मुतालिक या पार्टिकुलर सब्जेक्ट के मुतालिक इंफॉर्मेशन को डिराइव करने के लिए की जाती है। इसके बाद है लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन जो कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, तो यानी पेशेंट को एक हिस्ट्री दे रहा होता है तो उसके दौरान ही ये क्वेश्चन हम करना शुरू कर देते हैं, वैसे अप्रोप्रिएट नहीं होते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाई डू यू थिंक दैट यू हैव डेवलप्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बाय जस्ट वॉकिंग फॉर अ फ्यू स्टेप्स। यानी पेशेंट ने ये कहा होगा कि जैसे ही मैं चंद कदम चलता हूँ तो मेरी सांस फूलने लगता है। तो डॉक्टर कहेगा आपको जैसे ही उसने बात खत्म की तो आप पूछोगे कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। फनेलिंग के अंदर डॉक्टर ब्रॉड एरिया से स्पेसिफिक एरिया की तरफ आने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर पूछेगा एग्जैक्टली किस जगह पे दर्द हो रहा है। पैराफ्रेजिंग के अंदर जो डॉक्टर होता है उसके लास्ट वर्ड्स को रिपीट करता है, उसको समराइज करके कहता है। फॉर एग्जांपल आपने मुझे बताया कि आपको लेथार्जी होती है, कुछ कदम चलने के बाद सुस्ती चढ़ जाती है, क्या यह बिल्कुल ठीक है? या आपने मुझे बताया कि आपके मैदे में 2 हफ्ते से जलन होती है, खाना खाने के बाद बढ़ जाती है, क्या ऐसा ही है? तो जो लास्ट वर्ड्स को रिपीट करना है और समराइज करना है। एम्पैथी बिल्डिंग के अंदर आपने अपने आप को उसी सिचुएशन के अंदर डाल के पेशेंट को ये फील कराना है कि आप उसके लिए महसूस करते हो, उसकी फीलिंग्स को समझते हो। यानी आपने ये कहना है कि मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, ओके? या ये मैं समझ सकता हूँ कि कितना मुश्किल होता है आपको इस दर्द के साथ रहना, ओके? सिम्पैथी नहीं करनी, एम्पैथी करनी है। सिम्पैथी के अंदर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ आपका ये सुनकर, ठीक है? जबकि एम्पैथी के अंदर क्या होगा, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, एम्पैथी करनी है, सिम्पैथी नहीं करनी। सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन के अंदर पेशेंट के हर सिम्पटम के साथ एक फीलिंग अटैच होती है, तो उस फीलिंग को बाहर निकलवाना, ओके, डिराइव करवाना, ब्रिंग आउट करवाना। फॉर एग्जांपल कि जब आपको चेस्ट पेन होता था तब आपको कैसा फील होता था, तो हर सिम्पटम के साथ एसोसिएटेड फीलिंग होती है, उसको डिराइव करवाना, तो उसको बोलते हैं सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन। और लास्ट में या किसी भी डिफरेंट इंटरवल के ऊपर जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट के स्टेटमेंट को समराइज करता है ताकि ये पता चलाए कि कम्युनिकेशन सही तरह हो पा रही है या नहीं हो पा रही। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो कम्युनिकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं या कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो कम्युनिकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, खराब कर देते हैं, इसमें लैक ऑफ एक्सक्लूसिविटी है कि आपने प्राइवेट रूम के अंदर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप यानी बात नहीं की आपने, या वो एंशियस डॉक्टर था, प्री ऑक्युपाइड डॉक्टर था, फ्रीक्वेंट इंटरप्शंस थी, एक ही बात में या एक ही नशिस्त के अंदर पूरी बात नहीं सुनी, या दिल में सपने आ रहे थे, ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल सीटिंग थी, 45 डिग्री वाला एंगल मेंटेन नहीं था, अगर उसने नॉन वर्बल की उसको अटेंशन नहीं दी, ओके, ऑफेंसिव रिमार्क्स थे या वैल्यू जजमेंट्स थी, या सिलेक्टिव लिसनिंग थी, कुछ ही बातों को सुन रहा था बाकी बातों को नहीं सुन रहा था। सिलेक्टिव लिसनिंग नहीं होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर जो फैक्टर्स कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, रिलैक्स वाइल लिसनिंग है, यूज़ ऑफ मिनिमल प्रॉम्प्ट्स है, सिट स्क्वायरली इन रिलेशन टू द पेशेंट है, लीन स्लाइटली टुवर्ड्स द क्लाइंट है, ओपन बॉडी पोजिशन इन रिलेशन टू द पेशेंट है, आई कॉन्टैक्ट रीजनेबली मेंटेन्ड है, लिसन फॉर मैसेज कंटेंट है, लिसन फॉर फीलिंग है, उसको फीलिंग को रिस्पॉन्ड करना है, सुनना है, पैरालिंग्विस्टिक और लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट दोनों को देखना है, ओके। तो ये तो हो जाएगा कम्युनिकेशन स्किल है। अब आ जाते हैं हम
काउंसलिंग की तरफ। काउंसलिंग वो टेक्नीक है कि लोगों की मदद आप करना ताकि लोग अपनी मदद आप कर सकें, यानी लोगों की मदद करना ताकि वो अपनी मदद आप कर सकें। जबकि अपनी थिंकिंग के बारे में थिंकिंग करना उसको मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। काउंसलिंग में आप लोगों की मदद करोगे ताकि वो अपनी मदद आप कर सकें, अपना सॉल्यूशन खुद ढूँढ सकें। आपने सिर्फ़ उनको राह दिखानी है। काउंसलिंग एक वो तरीका है जिसके ज़रिए डॉक्टर और पेशेंट में रिलेशनशिप कंटिन्यू हो सकता है। एक स्पेशल रिलेशनशिप बनता होता है और जो डॉक्टर होता है, वो पेशेंट्स की प्रॉब्लम को समझता है और उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता देता है, क्लैरिफ़ाई कर देता है। ठीक है? ओके, मशवरा दे देता है उनको। ओके, काउंसलिंग सेशन किन-किन चीज़ों के ऊपर एम करता है? लाइक म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट होता है डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान। काउंसलिंग पेशेंट को चांस देती है ताकि वो अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस कर सके। काउंसलिंग अपॉर्च्युनिटी देती है, पेशेंट को मौके देती है ताकि वो अपनी फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस कर सके। ओके, पेशेंट्स को सारा बता देंगे ताकि वो एक मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन को चूज़ कर सके। ओके, काउंसलिंग के ज़रिए जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट के हेल्थ रिलेटेड इश्यू को अंडरस्टैंड कर सकता है। काउंसलिंग के ज़रिए पेशेंट को अपने रिसोर्सेज़ को मोबिलाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर पे एक पेशेंट होता है, डॉक्टर से कहता है कि मैंने सर्जरी करवानी है, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो वो बता देगा उनकी इस्तात के मुताबिक। आइडेंटिफाई वेरियस चॉइसेस एंड ऑप्शंस हैं एंड प्रोविजन ऑफ रीअश्योरेंस है। काउंसलर्स के पास कौन-कौन से एट्रिब्यूट्स होने चाहिए? पहला अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है, सबके लिए पॉजिटिव होना चाहिए, हर एक के साथ बराबर का सलूक करना चाहिए। वार्मथ एंड जेन्युइननेस है, ओके। अपनी प्रोफेशनल लाइफ का ओवर एम्फेसिस नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, हर एक के साथ गर्मजोशी से पेश आना है। एम्पैथी करनी है, ओके। दूसरों के इमोशंस को एक्यूरेटली परसीव करना है, बेयर करना है। क्लैरिटी होनी चाहिए, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप क्लियर होना चाहिए और हियर एंड नाउ, यानी जो प्रेजेंट की जो मिस्टेक्स है या प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन बताना चाहिए, ना कि पास्ट वाली चीज़ें, ओके। डू नॉट्स ऑफ काउंसलिंग है, काउंसलिंग के अंदर आपने क्या चीज़ें नहीं करनी, वाई क्वेश्चंस का इस्तेमाल नहीं करना, ये नहीं करना कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पेशेंट को ब्लेम नहीं करना, पेशेंट के एक्सपीरियंस को अपने एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर नहीं करना या पेशेंट की फीलिंग को अंडर एस्टिमेट या इनवैलिडेट नहीं करना। काउंसलिंग के बारे में मिसकंसेप्शन क्या है कि काउंसलिंग क्या होती है कि पेशेंट को डायरेक्टली मशवरा दे देना, इनडायरेक्ट मशवरा देना, आगे वो अपना काम खुद करेगा। आगे नंबर 2 है कि पेशेंट की प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं करना होता काउंसलिंग के अंदर। काउंसलिंग के अंदर पेशेंट की फीलिंग को और इसके कंसेप्शन को चैलेंज नहीं करना होता, ओके। काउंसलर ने जो व्यू देने हैं, उनको थोपना नहीं है पेशेंट के ऊपर, बस उसको दे देना है अपना अपना मोटिव या अपना ओपिनियन दे देना है, बाकी पेशेंट की मर्ज़ी है। लोगों को लेस इमोशनल नहीं कर देना, ओके। और ऐसा ना करना कि लोग अपनी हालत को ठीक बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा बेहतर महसूस करने के लिए काउंसलिंग के पास आएँ, ये भी नहीं करना। इसके बाद इन्फॉर्मेशनल केयर। इन्फॉर्मेशनल केयर के अंदर आपने पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन देनी है 3 चीज़ों के बारे में, 3 डी के बारे में, ओके। और इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप वही प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करोगे। 3 डी डॉक्टर, ड्रग और डिज़ीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। अब 7 क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं जिनका इन्फॉर्मेशनल केयर में आपने आंसर देना होता है। लाइक पहला है, पेशेंट आपसे पूछेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है? व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी? डायग्नोसिस क्या है? एटियोलॉजी क्या है कि मुझे यूँ क्यों डिज़ीज़ डेवलप हो गया? उसका ट्रीटमेंट क्या है? मैं कब तक ठीक हो जाऊँगा? प्रोग्नोसिस पूछेगा, रिस्ट्रिक्शन, परहेज़ वगैरह पूछेगा, ओके। और ये पूछेगा कि क्या मेरी जो इलनेस है कहीं औरों तक तो नहीं फैल जाएगी? क्या मेरी लाइफ़स्टाइल के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट तो नहीं होगा? तो ये 7 क्वेश्चन्स का जवाब देना चाहिए डॉक्टर को। इन्फॉर्मेशनल केयर के 7 एसेंशियल क्या होते हैं? ऐसी लैंग्वेज के अंदर आपने पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना जो रिलेटिवली नॉन टेक्निकल होने चाहिए, आम बंदा भी समझ सके। पेशेंट की नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग से और एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट होना है। पेशेंट की मिथ्स को, मिसकंसेप्शन को रिमूव कर देना है। इन्फॉर्मेशन को प्रोफेशनलाइज़्ड मैनर के अंदर डेवलप करना है। झूठी उम्मीदों, दिलासों का सहारा नहीं लेना। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को अवॉइड करना है। सिर्फ़ टू द पॉइंट अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जो काम की है, वो बतानी है, ओके। अगर पेशेंट को समझ नहीं आ रहा कि वो डॉक्टर क्या कह रहा है, तो फिर डॉक्टर सिंपल फिगर्स, डायग्राम्स या स्केचेस का यूज़ कर सकता है। लास्ट में पेशेंट यानी डॉक्टर कहेगा पेशेंट को कि आपको क्या समझ आया, और पेशेंट 3D के बारे में अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग शो करेगा, समराइज़ करेगा। तो ये था इन्फॉर्मेशनल केयर। इसके बाद हैंडलिंग डिफ़िकल्ट पेशेंट एंड देयर फैमिलीज़ हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो शायद कल ही अपलोड हो, क्योंकि टाइम थोड़ा-सा कम रह गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।